नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और शुरुआत कर रहे हैं सुपर प्राइम टाइम की आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर के साथ। हमले को लेकर ईरानी सेना का बयान सामने आया गया है। IRGC ने हानिया की मौत का प्रतिशोध जल्द लेने की बात कही है और इतना ही नहीं, ईरान को बदले से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात का जिक्र भी IRGC ने किया है। हानिया के मर्डर में अमेरिका के हाथ होने के इनपुट्स ईरानी सेना को मिले हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले की तैयारी भी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है इजराइल के पास, क्योंकि 8 दिन बाद इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण अटैक हो सकता है। 8 दिन बाद इजराइल का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल सकता है। और इतना ही नहीं, 8 दिन बाद ईरानी प्रतिशोध से इजराइल का वजूद तक मिट सकता है। और ये दावा पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने किया है, वो ये कि 12 अगस्त से ईरान अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को इजराइल की तरफ झोंक देगा। अब सवाल ये है कि ईरान ने 12 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी है? क्यों 12 अगस्त इजराइल के लिए विनाश का दिन साबित होगा? इस रिपोर्ट में समझिए। अरब में अब तक का सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का भी खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते हैं इस बार अरब वॉर में किसकी बलि चढ़ेगी? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? नाम है इजराइल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। तारीख तय हो चुकी है, वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। बस इंतजार है अगले 8 दिनों का, क्योंकि 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है। ईरानी सेना ने इजरायली धरती को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इजरायली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर चौतरफा हमले को अंजाम दे सकते हैं। हिजबुल्लाह और PMF के 4.5 लाख सैनिक ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से थर्रा उठेगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने 12 और 13 अगस्त के बीच ही इजराइल पर हमले का प्लान क्यों बनाया? आखिर 8 दिन बाद ही क्यों ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर प्रहार करेंगे? तो इसके पीछे की वजह है 12-13 अगस्त की तारीख का अतीत, जिसे यहूदी ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। दरअसल अब महीने का 9वां दिन तिशा बाव 12-13 अगस्त को है। तिशा बाव यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन माना जाता है। तिशा बाव के दिन तमाम यहूदी शोक और उपवास करते हैं। इसी दिन यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हुआ था।
यानी इस बार 12-13 अगस्त को यहूदी जब शोक में डूबे होंगे, तभी यह आशंका जताई जा रही है कि यहूदियों के ब्लैक डे को ईरान डूम्सडे यानी विनाश का दिन बनाएगा। और ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजरायली धरती को सुलगाएगा। इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायली धरती पर मिसाइल अटैक किए थे। वजह थी सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, जिसमें कई IRGC कमांडर्स की मौत हुई। मगर इस बार तो इजरायल ने ईरान, लेबनान और सीरिया तीनों देशों की राजधानियों पर प्रचंड प्रहार किया। जिसमें हमास चीफ हानिया, हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर फवाद शुक्र और IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हाजी जादे मारे गए। लिहाजा इस बार इजरायल से ईरान हर नया पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल में बारूदी जलजला लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। बाकायदा ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इजरायल पर किन किन मिसाइलों से प्रहार होगा। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोल सकती है। तीसरी मिसाइल इमाद है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए तबाही मचा सकती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार करने में सक्षम है। और ईरान की छठी मिसाइल फवे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ईरान के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम फतेह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, और वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसैम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 घातक ब्रह्मास्त्र हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त ईरानी सेना इजराइल के खिलाफ कर सकती है। ऐसे में ईरान की विध्वंसक तैयारी और जंगी ऐलान को देखते हुए इजराइल ने भी अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की खतरनाक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है।
क्योंकि ईरान का पलटवार तय है। ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर में अब्राहम लिंकन समेत 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पेंटागन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका को देखते हुए हम मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन तैनात करने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। मतलब ये कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में खुद को झोंक देगा। क्योंकि ईरान के साथ साथ प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक भीषण हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने बीच बचाव नहीं किया तो 12 अगस्त से इजरायली धरती बारूद से ध्वस्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में IDF की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है। हिजब कमांडर की कार पर मिसाइल दागी गई है। मिसाइल हमले में नाजिया अली मारे जाने की खबर है। रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने का है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा है। हूती और हिजबुल्लाह तक भी मदद की खेप पहुंचाई जाएगी। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका निभाने वाला है। अरब में होने वाले महासंग्राम को अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनाने का इंतजाम भी शुरू हो चुका है। जिन हथियारों से यूक्रेन जला, जिन हथियारों से मारियोपोल और बाखमुत खंडहर बना, जिन हथियारों के डर से अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं, उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मॉस्को से एक विमान तेहरान पहुंचा है। माना जा रहा है कि इजराइल की तबाही का सामान रूस से ईरान भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का IL-76 विमान तेहरान पहुंचा है। IL-76 रूस का सैन्य परिवहन विमान है। युद्ध के माहौल में रूस के इस विमान की तेहरान में लैंडिंग का मतलब साफ है। और वो ये कि रूस से ईरान को हथियारों की भारी खेप पहुंचाई गई है।
ईरान एक ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिसके लिए उसके हथियार नाकाफी हैं। को शक है कि ईरान को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सप्लाई की गई हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस पिछले महीने ही हूती और हमास जैसे संगठनों को सीधे तौर पर हथियारों की सप्लाई करने वाला था। रूस में हूती को मिसाइलों से लैस करने का प्लान तैयार किया गया था। लेकिन यमन में हथियार पहुंचाने का मिशन अब टाल दिया गया है। ऐसा अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव की वजह से किया गया। हथियार न देकर रूस ने यमन में अपने सैन्य अफसरों को भेजा। रूस के सेना के अफसरों ने हूती को हमले की रणनीति बताई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में एक बड़े रूसी जहाज को रोका गया और हूती के लड़ाके बोट में सवार उस जहाज तक पहुंचे। वापसी में कुछ रूसी अफसर बोट में सवार दिखे। अब माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठन हूती को हथियार ना देकर सीधे तौर पर तेहरान में हथियार उतारे जा रहे हैं। अब सवाल है कि रूस के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की सेना करेगी या फिर ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। अब तक के हिजबुल्लाह के हमलों में सबसे अधिक रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। माना जा रहा है कि रूस से एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा ईरान पहुंचाया गया है ताकि लेबनान में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला किया जा सके। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के बाद सबसे पहले इजरायल ने टैंक और आर्टिलरी को गाजा भेजा था। इसलिए उम्मीद है कि टैंक से मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह को ताकतवर किया जा रहा है। इस बीच प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। लेबनान के अलावा सीरिया में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। दरअसल इजराइल अपनी सीमा के आसपास लगातार हमले कर रहा है। सीरिया की सीमा पर कई ठिकानों पर बमबारी की गई है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने दमिश्क, अल कुसीर और मतराबा क्रॉसिंग जैसे इलाकों में प्रॉक्सी संगठनों पर हमला किया है। लेबनान में भी इजराइल के विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। लेबनान के हरमल अल बजूरिया लेडा इलाके में बमबारी की गई है। इसके अलावा बेक्का घाटी और आयता अल साब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। सीरिया के अल दबा एयरपोर्ट को भी आईडीएफ ने टारगेट किया है। इजराइल को सीरिया के एयरबेस पर हथियार जमा होने की जानकारी मिली थी। सीरिया प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना है। गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से ही यहां रह रहकर बमबारी हो रही है। शुक्रवार को इजरायली फाइटर जेट ने एक बार फिर सीरिया की सीमा लांघी और फिर ताबड़तोड़ बमबारी का दौर शुरू हुआ। इजरायल की टारगेट पर ईरान के समर्थन से फल फूल रहे संगठन के लड़ाके थे। इजरायल ने ऐसे कई ठिकानों को भस्म कर दिया जहां उसे अपने दुश्मनों के छिपे होने का शक था। इजरायल सीरिया और लेबनान से लगी सीमा पर बमबारी कर रहा है ताकि युद्ध से पहले इजरायल की सीमा को सुरक्षित किया जा सके। इजरायल प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने में जुटा है, लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो प्रॉक्सी को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। खामनेई के अलावा जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग अब प्रॉक्सी संगठनों को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। हमास के पास से चीन के कई हथियारों की बरामदगी हुई थी। हूती और हिजबुल्लाह तक भी चीन और रूस के हथियार पहुंच चुके हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैगनर फोर्स ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के संपर्क में है। वैगनर फोर्स के जरिए ही पुतिन के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दिए गए हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं, प्रॉक्सी संगठनों को चीन से भी मदद मिल रही है। सीरिया में वैगनर ग्रुप के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह को चीन के हथियार दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि हौती को हथियारों की सप्लाई अब नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है। ईरान के रास्ते चीन और रूस के हथियार भी यमन में भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हौती हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो चुका है। हौती ने खुद फिलिस्तीन नाम की एक मिसाइल का वीडियो जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सॉलिड फ्यूल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। माना जा रहा है कि ईरान ने हौती को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान, रूस और चीन की शह पर हौती और हिजबुल्लाह के जरिए भारी हमला कराया जाएगा और इन दोनों संगठनों को हथियारों की भारी खेप भी दे दी गई है। हौती की तरह हिजबुल्लाह भी घातक मिसाइलों से लैस हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रोस्तोव से बड़ी खबर आ रही है। रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरबेस पर हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन ने एयरबेस पर गाइडेड एरियल बम दागे हैं और हमले में रूसी सेना का हथियार गोदाम भी राख हो गया है। यूक्रेन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो रूस में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बार उसने 4 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें रोस्तोव एयरबेस को जला डाला है। साथ ही ऑयल डिपो भी फूंक डाला है। एनर्जी सेक्टर यूक्रेन के निशाने पर है। जिस तरह से हमले हुए हैं, क्रेमलिन का शक है कि यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट से अटैक किया है, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन स्ट्राइक बता रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे यूक्रेन के हमले से रूस का आग बबूला हो जाना बहुत स्वाभाविक है और अब उन एयरबेस को निशाना बनाने की तैयारी है जहां यूक्रेन ने F-16 से पहले बैच को तैनात किया था। इतने भीषण हमले अब से पहले यूक्रेन ने ना तो किए और करने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया है कि क्रेमलिन में कोहरा मच गया है। यूक्रेन कितना खौफनाक हो चुका है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। जब आधी रात रूस में तबाही का जलजला आया था, यूक्रेन के टारगेट पर क्या था वो समझिए। एनर्जी सेक्टर, एयरबेस, फाइटर जेट, ऑयल डिपो, फ्यूल टैंक, गैस पाइपलाइन, सिविल एयरपोर्ट, कार्गो जहाज, फैब बम, KH-59 मिसाइल। इसके अलावा रूस के सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिससे रूस दहल गया। अब रूस बदले का प्लान बना रहा है। रूस के रोस्तोव एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने सीधा चैलेंज दिया है कि उसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के इतने आत्मविश्वास के पीछे की वजह भी जान लीजिए। जब से यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिली है, तब से वो हुंकार भर रहा है।
पहली खेप में 6 F-16 नीदरलैंड्स ने दिए हैं, जबकि दूसरी खेप डेनमार्क जल्द पहुंचाने जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक करके रूस को दहला रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हमले F-16 की मदद से किए गए हैं। अभी तक यूक्रेन ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन रूस को पक्का भरोसा है कि इस हमले के पीछे पेंटागन का प्लान है। ये रोस्तोव एयरबेस की तस्वीरें हैं। दूर से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। रोस्तोव में मिलिट्री एयरबेस मोरोजोवस्क पड़ता है, जो यूक्रेन युद्ध का कमांड ऑपरेशन भी है। यानी यहां से अधिकतर फाइटर जेट उड़कर यूक्रेन पर हमला करते थे, लेकिन अब कई महीने तक ये ठीक नहीं हो पाएगा। इस वजह से रूस के यूक्रेन पर हमले कम पड़ सकते हैं। एक तरफ मोरोजोवस्क एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ रोस्तोव के ही कामेंस्की में पड़ने वाले कई ऑयल डिपो को भी जला डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि कुछ मिनटों में ही सब कुछ खाक हो गया। नासा ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें जला हुआ एयरबेस दिख रहा है और वहां खड़े फाइटर जेट भी दिख रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में भी यूक्रेन ने इसी तरह का हमला किया था। तब उन फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया था। हालांकि इस बार यूक्रेन के निशाने पर फैब बम थे, जिनके सहारे रूस यूक्रेन के एयरबेस पर तबाही मचा सकता है, साथ ही सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में रूस के लिए बड़ी मुसीबत अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले F-16 फाइटर जेट बनने वाले हैं, जिनके जरिए यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करने का मंसूबा पाल कर बैठा है। हालांकि अभी यूक्रेन ने F-16 की तैनाती फ्रंट लाइन पर नहीं की है, लेकिन आने वाले वक्त में वो रूस को दहलाने के लिए F-16 को फ्रंट लाइन पर लगाकर क्रीमिया और आर्कटिक बेस तक हमले कर सकता है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला किया है। यूक्रेन ने रोस्तोव एयरबेस पर ताबड़तोड़ 70 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के हमले में बेस पर खड़े फाइटर जेट भी आग के हवाले हो गए। हमले के वक्त एयरबेस पर सुखोई 30, सुखोई 34, सुखोई 35 जेट खड़े थे। ड्रोन स्ट्राइक में एयरबेस पर मौजूद हथियार डिपो में भी आग लग गई। सुरक्षा के लिए तैनात S-300 डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए। एयरबेस के पास मौजूद ऑयल डिपो में भी भयानक आग लग गई। हमले में रडार सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो गया। एयरबेस के कमांडर सेंटर में भी आग लग गई। ये वही सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें दावा किया गया है कि रोस्तोव के पास ऑयल डिपो में 4 ऑयल टैंक ड्रोन हमले में तबाह कर दिए गए। इस तस्वीर में 2 टैंक पूरी तरह जल गए, जबकि 2 में लगी आग को बुझा लिया गया था। सोचिए, अगर पूरे ऑयल डिपो में आग लग जाती तो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता था। रूस ने इस डिपो को कुछ वक्त पहले ही बनाया था, जिस पर यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले हमला कर दिया। क्रेमलिन ने दावा किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका सैटेलाइट से रूस की जासूसी करा रहा है। रूसी ठिकानों की तस्वीरें लेकर यूक्रेन को दी जा रही हैं, जिसके बाद यूक्रेन ड्रोन से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन भी अपने टोही ड्रोन से रूस की तस्वीरें लेकर यूक्रेन को दे रहा है। इसी वजह से यूक्रेन एकदम सटीक हमले कर पा रहा है। अब सोचिए, जब यूक्रेन F-16 से हमले करेगा तो ये तस्वीरें उसके लिए कितनी कारगर साबित होंगी। यानी रूस एक बड़े संकट में फंस गया है। अभी जो ड्रोन स्ट्राइक की है उसमें रोस्तोव के अलावा बेलगोरोद, कुर्स्क और मॉस्को के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है।
अब क्रेमलिन में यूक्रेन पर पलटवार का प्लान तैयार किया जा रहा है। रूस दो तरफा हमले कर सकता है। एक तरफ वो ओडेसा को तबाह कर सकता है, इसके लिए उसकी ब्लैक सी फ्लीट का 13वां युद्धपोत भी रिपेयर हो गया है, जबकि वो कीव पर Su-35 से एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए फैब बम का इस्तेमाल करके कीव में मौजूद एयरबेस को तबाह कर सकता है। दरअसल रूस इस बार हमला करके अप्रैल में हुए नुकसान और अब हुए नुकसान का बदला ले सकता है। जून में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए थे। इस बार उसने यूक्रेनी बॉर्डर से 180 किलोमीटर दूर रोस्टोव बेस पर भारी तबाही मचाई है। अब रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके अपने इरादे जता दिए हैं कि अगर नेटो या पेंटागन यूक्रेन की मदद को आते हैं तो रूस परमाणु हमले के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिमी रूस में मौजूद ऑयल डिपो पर अटैक को लेकर यूक्रेनी ड्रोन का ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। बेलगोरोद, रोस्तोव और कुर्स्क के तेल डिपो को राख कर दिया गया है। इस्माइल हानिया की मौत के 72 घंटे से ज्यादा वक्त के बीत जाने के बाद अब तक साफ नहीं हुआ है कि उसकी हत्या किस हथियार से हुई। हानिया की मौत को लेकर अब ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा है कि हानिया के मर्डर का षड्यंत्र पेंटागन की निगरानी में रचा गया और जिस मिसाइल के बारूद से हानिया की मौत हुई वो 7 किलो वजनी था। हालांकि अमेरिकी मीडिया के दावे और उसकी थ्योरी इससे बिल्कुल उलट है। इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई? किस हथियार से इस्माइल हानिया मारा गया? मौत से पहले आखिरी 30 मिनट में हानिया के साथ क्या हुआ? हमास चीफ इस्माइल हानिया की मिस्ट्री से जुड़े ये वो सवाल हैं जो उसकी मौत के 72 घंटे बाद भी अनसुलझे हैं। 31 जुलाई की उस रात तेहरान के इस अपार्टमेंट में क्या हुआ, ये राज अब भी सामने आना बाकी है। हानिया की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। कुछ ईरान से तो कुछ विदेश में बैठकर हानिया की मौत वाली रात के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में हैं। बीते 24 घंटे में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें हानिया की मौत से जुड़ी 2 नई थ्योरी सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, हानिया की मौत शॉर्ट रेंज मिसाइल हमले से हुई। थ्योरी नंबर 2, बम धमाके में हानिया को मारा गया। पहली थ्योरी के मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत मिसाइल हमले में हुई। इस बात का दावा IRGC की इंटरनल रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत एक शॉर्ट रेंज मिसाइल हमले में हुई जिसका वजन करीब 7 किलो था। इसे गेस्ट हाउस के बाहर से फायर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हानिया की हत्या की साजिश इजराइल में बनाई गई जिसे अमेरिका का समर्थन मिला था। हालांकि किस मिसाइल से हमला हुआ रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल ने स्पाइक मिसाइल के जरिए अटैक को अंजाम दिया। दरअसल स्पाइक मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट करती है। इसके धमाके से नुकसान सिर्फ एक सीमित हिस्से में होता है, ठीक वैसे ही जैसे इस्माइल हानिया के अपार्टमेंट में हुआ। इससे पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में भी मिसाइल हमले का जिक्र है। इन रिपोर्ट को इमारत में मौजूद लोगों के आधार पर तैयार किया गया था जिन्होंने विस्फोट से पहले मिसाइल जैसी आवाज सुनी थी।
हानिया की मौत से जुड़ी एक थियरी मिसाइल हमले का दावा करती है तो दूसरी थियरी में शक बम ब्लास्ट का है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हानिया की मौत एक बम धमाके में हुई, जिसे 3 अलग अलग कमरों में प्लांट किया गया था। दावा है कि हानिया की मौत में IRGC से जुड़े कुछ लोग शामिल थे, जिन्होंने बम धमाके के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के 2 एजेंट्स को काम पर रखा गया था। एजेंट्स ने 3 कमरों में विस्फोटक लगाए थे, जिसके बाद दोनों एजेंट्स देश छोड़कर चले गए। विदेश से ही हानिया के कमरे में विस्फोट किया गया। ये दोनों एजेंट्स बीते 5 महीने से इसी मिशन पर लगे थे। हानिया को मारने की योजना इसी साल मई की थी। ये मई 2024 की तस्वीरें हैं, जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल में हमास चीफ तेहरान पहुंचा था। इस दौरान वो जलसे में भी शामिल हुआ। मौसाद की तैयारी इसी वक्त हानिया को ठिकाने लगाने की थी, लेकिन मौका नहीं मिलने की वजह से ऑपरेशन रद्द करना पड़ा था। हालांकि 2 महीने बाद मौसाद पूरी तरह से तैयार था और ईरानी एजेंट्स की मदद से वो अपने मिशन में कामयाब भी हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने IRGC कमांडर इस्माइल कानी को तलब किया है और गद्दारों को जल्द से जल्द ढूंढने के आदेश दिए हैं। ईरान का मानना है कि मौसाद की हत्यारी टीम के सदस्य अभी भी देश में मौजूद हैं। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खुफिया अधिकारी और सेना के लोग भी शामिल हैं। इन सभी का कनेक्शन हानिया हत्याकांड से माना जा रहा है। और जिस वक्त इजराइल पर सबसे बड़ा हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस वक्त इजराइल के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी युद्ध के कई मोर्चे खोलने जा रहे हैं, उसी वक्त नेतन्याहू अपनी सेना में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF के चीफ को हटाने वाले हैं। इनकी जगह नए लोग लेने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण चरण के दौरान नेतन्याहू ये फैसला क्यों लेने जा रहे हैं? इसके पीछे उनकी मंशा और राजनीति, रणनीति आखिर है क्या? ईरान और उसके प्रॉक्सी जिस वक्त इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त इजराइल ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने में जुट गया है। इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान तक भीषण बमबारी कर रही है। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल रही है। हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल वेस्ट बैंक में विध्वंसक हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले में अल कस्साम ब्रिगेड के 4 लड़ाकों की मौत हो गई। एक मिसाइल ने उस कार को हिट किया जिसमें अल कस्साम का कमांडर जा रहा था। हमले में कार जल गई। हैथम बलीदी नाम का कमांडर भी मारा गया। इसी तरह गाजा में भी इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 24 घंटे के अंदर IDF ने हमास के 2 बड़े नेताओं और अल कस्साम के 3 कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया। याह्या सिनवार का राइट हैंड रावही मुश्तहा, हमास का बड़ा नेता सामे अल सिराज, अल कस्साम के कमांडर अब्दुल हादी, समी ओदेह और मोहम्मद हदीद, ये सभी लोग इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू का प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है।
नेतन्याहू हमास को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू इजरायली सेना में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना अध्यक्ष हेर्जी हालेवी और शिन बेत के हेड रोनेन बार को हटाने जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन दोनों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। रिपोर्ट तो यह भी है कि नेतन्याहू गाजा से लेकर लेबनान तक हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन का प्लान बनाया है। इस ऑपरेशन को नए रक्षा मंत्री और नए सेना अध्यक्ष की अगुवाई में ही लॉन्च किया जाएगा। कई रक्षा विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ को हटाकर नेतन्याहू इजराइल के लोगों का गुस्सा कम करना चाहते हैं। इजराइल के लोग 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए नेतन्याहू, उनकी सरकार और सेना को जिम्मेदार मान रहे हैं। हजारों की भीड़ प्रदर्शन कर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। नेतन्याहू रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष को हटाकर लोगों के इसी आक्रोश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के इस फैसले से तय है कि इजराइल अब और भी विध्वंसक हमले करने जा रहा है। लेबनान का भी गाजा जैसा हाल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ढाका में एक बार फिर तनाव का माहौल है। शुक्रवार से हजारों छात्र सड़क पर निकल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को 6 छात्रों की मौत हो गई। शनिवार दोपहर से फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। पिछले महीने मरने वालों जो छात्र हैं उनकी संख्या को लेकर भी लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। सरकार तर्क दे रही है कि विपक्षी पार्टियां छात्रों को भड़का रही है और इसीलिए पुलिस को प्रदर्शन से निपटने के लिए पूरी छूट दी गई है। शुक्रवार को ढाका की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पेट्रोल पंप के धमाके हो रहे थे। कभी पुलिस हावी नजर आ रही थी तो कभी पुलिस को पीछे भागना पड़ रहा था। छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ सड़क पर उतरी कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। पहले तो छात्र प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन छात्रों को ढाका के वीआईपी इलाके में घुसने से रोका, छात्रों और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस ने फायरिंग भी कर दी। पुलिस की गोली से 6 छात्रों की मौत हो गई। 100 से अधिक छात्र जख्मी हो गए। तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। विरोध प्रदर्शनों के नए दौर के बाद बांग्लादेश में सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया गया है। पिछले महीने भी ये प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। प्रदर्शनकारी उस प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% तक आरक्षण दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस नियम के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थक इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्रों की मांग है कि योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। सरकार की दलील है कि छात्रों के बहाने विरोध प्रदर्शनों में विपक्ष और इस्लामी पार्टियों के समर्थक घुसाए हैं। इसलिए सरकार छात्रों से बात करने की जगह पुलिस के जरिए प्रदर्शनों को दबा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ 5% आरक्षण का फैसला दिया है। लेकिन जुलाई में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। छात्र अब उन लोगों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नाइजीरिया इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। हिंसा को काबू करने के लिए सेना को शहर में उतारा गया है। लाख कोशिशों के बाद भी हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। सवाल यह है कि नाइजीरिया के सुलगने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। सड़कों पर सेना की गाड़ियां हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर है। कोशिश है किसी तरह गुस्साई अवाम को काबू करने की। ये तस्वीरें नाइजीरिया की, जो दंगों की आग में सुलग रहा है, जल रहा है। बीते कई सालों से भूख, गरीबी और महंगाई से जूझते नाइजीरिया के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस की तस्वीरें हैं, जहां 1 अगस्त के दिन लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर सरकार विरोधी नारे। लोगों के सिर्फ एक ही मांग थी, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, नाइजीरिया की सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखते ही देखते ये विरोध की आग लागोस से होते हुए दूसरे शहरों में भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ जगहों पर पुलिस ने आम लोगों पर गोलियां भी चलाई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं और पुलिस गोलियां चला रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सेना को सड़कों पर उतारा गया है। पुलिस का दावा है कि नाइजीरिया में आईएमएन ग्रुप ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर दिया है, जो देश की संपत्ति को आग के हवाले कर रहा है। पुलिस और सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन सच यही है कि महंगाई और भूख से जूझता नाइजीरिया अब हिंसा की आग में चल रहा है। सड़कों पर उतरे लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर ब्रिटेन के 15 शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति साउथपोर्ट की है। साउथपोर्ट के सुंदरलैंड में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंक डाला है। आखिर क्यों भड़के हैं दंगे, देखिए। ब्रिटेन में दंगे की आग में सबसे ज्यादा झुलसा साउथपोर्ट का सुंदरलैंड। प्रदर्शनकारियों ने कई कार फूंक डाली। विरोधी प्रदर्शन करते हुए पुलिस से भी भिड़ गए। हाथों में ब्रिटेन का झंडा लेकर हिंसक प्रदर्शन करते रहे। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव हुआ। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिससे प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और फिर देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो उठा। इस दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। एक जगह तो कार पलटाकर उस पर प्रदर्शनकारी खड़े होकर पुलिस को ललकारने लगे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला। हालात इतने बेकाबू हो गए थे
कि आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों से मारपीट की और स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। अब समझिए साउथ पोर्ट में दंगे क्यों भड़के। दरअसल प्रदर्शनकारी साउथ पोर्ट के डांस स्टूडियो में 3 बच्चियों की हत्या को लेकर आक्रोशित थे। एक हफ्ते पहले डांस स्टूडियो में एक शख्स घुस आया था जिसने चाकू से 3 बच्चियों को मार दिया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप सड़कों पर निकला और समूह विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद 15 शहरों में दंगा भड़क गया। साउथ पोर्ट में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंसक भिड़ंत को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया है। देश की शांति के खिलाफ साजिश रची गई। जिसका जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।